नमस्ते। स्टोरी विद फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। माधवी बहुत दिनों से वीरेंद्र में एक प्यारा सा बदलाव देख रही थी। धीर गंभीर वीरेंद्र आजकल अनायास ही मुस्कुराने लगते, कपड़ों पर भी वे विशेष ध्यान देते हैं। पहले तो एक ड्रेस को 2 से 3 दिनों तक ऑफिस में चला लेते थे, पर अब रोज नई ड्रेस पहनते हैं। हमेशा अखबार या टीवी की खबरों में डूबे रहने वाले वीरेंद्र अब बेटे द्वारा गिफ्ट किया सारे गामा का कारवां में पुराने गाने सुनने लगे थे। माधवी भी उनके साथ सारे रिश्ते और सारी जिम्मेदारियां खत्म होने पर अब राहत महसूस कर रही थी। माधवी को एक ही दुख था कि वीरेंद्र जब तक उसके पति थे तब तक उससे रूठे रूठे रहते थे, मगर अब सब कुछ बदल चुका है। वह जानती थी कि इसमें सारी गलती पति की नहीं है, पर वह भी तो उस समय पूरे घर की जिम्मेदारियों में डूबकर वीरेंद्र के मीठे प्रस्तावों को अनदेखा कर दिया करती थी। वीरेंद्र के ऑफिस जाने के बाद माधवी चाय का कप लिए सोफे पर आ बैठी। काम वाली बाई को 11 बजे आना था। चाय पीते पीते माधवी अतीत की लंबी गलियों में निकल पड़ी। 20 साल की उम्र में उसने म्यूजिक विषय के साथ बीए किया था। वह कॉलेज की लता मंगेशकर कहलाती थी। वह बहुत भोली और नम्र भी थी। आगे संगीत विषय में एमए करना चाहती थी, पर माता पिता उसके विवाह के लिए लड़के देखने लगे। ऐसे में एक दिन वीरेंद्र का रिश्ता आ गया। वे सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारी थे, पिता नहीं थे। विरासत में 2 हवेलियां मिली थीं, एक भाई, 2 बहनें, माँ, भरा पूरा परिवार। वे लोग बस घरेलू लड़की जो घर परिवार को संभालने और बांध के रखने में सक्षम हो चाहते थे। दान दहेज की कोई डिमांड नहीं थी। माधवी के परिवार को रिश्ता भा गया। बस फिर क्या, 20 साल की उम्र में माधवी दुल्हन बन वीरेंद्र की बड़ी हवेली में आ गई। पायल की रुनझुन और चूड़ियों की खनखनाहट से वीरेंद्र का दिल धड़क उठा। सबने अनुरोध करके 4 दिनों के लिए दोनों को मसूरी घूमने भेजा। उसके बाद माधवी के सिर पर जिम्मेदारियों का भारी ताज पहना दिया गया। अब पारिवारिक जिम्मेदारी और सबको खुश रखना, बस ये 2 बातें ही माधवी के जहन में रह गईं। बाकी सब भूल गई। पूरे घर का काम उसके नाजुक कंधों पर आ गया। सास गठिया वात की मरीज, देवर और ननदों पर पढ़ाई का जोर। बस माधवी ही सारा दिन नाचती रहती। कभी कभी नंदों का सहयोग मिलता तो कुछ आराम मिल जाता। रिश्तेदारों के सामने जब घर वाले माधवी की खुलकर तारीफ करते तो माधवी फूली न समाती। सास की बहू बहू, नंदों और देवर की भाभी भाभी और वीरेंद्र की माधवी माधवी की आवाजों से हवेली मुखरित रहती। माधवी तो ससुराल में ऐसी रम गई कि अपने आप को ही भुला बैठी। वीरेंद्र रात को बड़ी बेताबी से माधवी की राह देखते, पर माधवी को तो 11 बजे तक बर्तन धोने, अगले दिन के खाने नाश्ते के मेनू बनाने, दही जमाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। खींचकर वीरेंद्र सो जाते। वे भी ऑफिस से थक कर आते थे। कभी 11 या 12 बजे तक माधवी को फुर्सत मिल भी जाए तो वह मसाले और हींग की बास मारते कपड़े पहने वीरेंद्र की बगल में जा लेटती। गुस्से में भरे वे या तो सोफे पर जा लेटते या मुंह फेर कर सो जाते। भोली और सीधी माधवी कभी यह न समझ पाई कि अपनी ससुराल की कश्ती खेते खेते वह अपनी सोने सी गृहस्थी को डुबोती जा रही है। इसी दौरान एक बेटा भी हो गया। मुश्किल से 40 दिन आराम करके फिर कोल्हू के बैल जैसी जुट गई। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। नंदों और देवर की शादियों की सारी जिम्मेदारी माधवी और वीरेंद्र पर थी। वे अकेले कमाने वाले थे। कुछ दिन बाद देवर की नौकरी लग गई तो उसकी भी शादी कर दी। सास का देहांत हो चुका था। देवरानी के चाव भी माधवी को पूरे करने पड़े। वह नए जमाने की लड़की थी। माधवी जैसा ठहराव उसमें नहीं था। घर परिवार के कामों में न तो रुचि और न ही बहू होने के कर्तव्य का एहसास था। माधवी चुपचाप लगी रहती और देवरानी बहाना बनाकर किचन से निकल जाती। माधवी घर की बड़ी बहू के एहसास में दबी कुछ न कहती। नंदों और उनकी ससुराल से आने वालों की कैसे खातिरदारी करनी है, क्या लेना देना है, सारी सिरदर्दी माधवी की ही थी। देवरानी तो सज-धज के मेहमानों से बतियाने में चतुर थी। कुछ दिन बाद देवर ने बड़ी होशियारी से बड़े भाई वीरेंद्र को खुद के छोटी हवेली में जाने को मना लिया। देवर देवरानी छोटी हवेली में शिफ्ट हो गए। माधवी का बेटा राघव 12वीं करके इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया था। इतनी दौड़ भाग में माधवी समय से पहले ही बुजुर्ग लगने लगी थी। एक दिन वीरेंद्र के किसी खास मित्र के घर में पार्टी थी। माधवी को आग्रह कर आने को कहा था। माधवी अपनी ओर से बहुत सलीके से तैयार होकर गई थी,
पर चेहरा आभाहीन था, बालों में सफेदी छांकने लगी थी। वहां जाकर सबके बीच उसे बड़ा अटपटा लगने लगा। वीरेंद्र के सुदर्शन व्यक्तित्व के सामने वह बहुत ही फीकी दिख रही थी। सभी लोगों की निगाहें उस पर थीं। आखिर माधवी उनके बॉस की पत्नी थी। कुछ महिलाओं ने तो यह कह दिया कि मैडम, आप अपना ध्यान नहीं रखती, इतनी छोटी उम्र में बुजुर्ग लगने लगी हो। यह सुन वह चेंप गई। वीरेंद्र भी खिसियाने से हो गए। उसके बाद वीरेंद्र उससे खिंचे खिंचे से रहने लगे थे। भोली माधवी सोचती, मैं तो उनके घर परिवार की सेवा ही करती रही, फिर भी मुझसे अलगाव क्यों? समय का पहिया आगे बढ़ गया था। राघव की पढ़ाई खत्म हो गई थी। मुंबई की एक कंपनी में नौकरी भी लग गई थी। ऑफिस की 4 दिनों की छुट्टी थी। माधवी का मन हुआ कि अब बेटा भी नौकरी कर आत्मनिर्भर हो गया है, उसकी ओर से बेफिक्री हो गई है, तो कहीं घूमने का प्लान करते हैं। शायद वीरेंद्र को भी थोड़ा बदलाव चाहिए। बेचारे घर परिवार के कारण जीवन के वो लुत्फ न उठा पाए जो उन्हें मिलने चाहिए थे। देर न करते हुए उसने शाम की चाय के बाद इन छुट्टियों में अपने दोनों की घूमने की प्लानिंग बताई। वीरेंद्र कुछ देर चुप रहे, फिर ठंडे स्वर में बोले, शुक्र है तुम्हें घर परिवार से हटकर कुछ सूझा तो सही, पर माफ करना, मैं बताना भूल गया था। मेरा कुछ दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम बन चुका है और कल सवेरे मुझे निकलना है। यह सुन माधवी चुप रह गई और अगले दिन वीरेंद्र गोवा के लिए निकल गए। माधवी को एकाएक घर बहुत सूना लगने लगा, तो वह कुछ सोचकर छोटी हवेली देवरानी के घर चली गई। छोटी हवेली की साज सज्जा देख माधवी हैरान रह गई। उसे अपने घर की याद आई। बाबा आदम के जमाने का सोफा जो सास के समय से चलता आ रहा था। पुराने समय की सजावट जिसे ठीक करने का माधवी और वीरेंद्र के सिर पर जिम्मेदारियों के बोझ के रहते न तो समय मिला न पैसा था जो कुछ कर पाते। देवरानी किसी महारानी की तरह सज-धज कर मैगजीन पढ़ रही थी। माधवी अपनी मामूली सी साड़ी की सिलवटें ठीक करने लगी और एक कृत्रिम मुस्कुराहट के साथ देवरानी के गले लग गई। देवर बाहर गए थे। औपचारिक बातचीत होती रही। फिर लंच के समय देवर भी आ गए। भाभी को अभिवादन कर भाई वीरेंद्र के बारे में पूछने लगे। माधवी ने जब दोस्तों के साथ गोवा जाने की बात कही तो वे हैरान हो गए। बोले, मैं तो भैया के सारे दोस्तों को जानता हूं, वे सब तो यहीं शहर में हैं। अभी अभी तो बाजार में ही मिले थे, पता नहीं कौन से दोस्त साथ गए हैं। फिर कुछ देर बाद सबका खाना लग गया। घर में एक स्थायी मेड रख रखी थी। वह सारा काम देखती थी। उसने कई तरह के व्यंजन टेबल पर सजा दिए, जिसे देखकर माधवी हैरान रह गई। शाम को देवर माधवी को कार से घर छोड़ने जाने लगा तो माधवी के मन में एक टीस सी उठी। वह घर पर अकेली थी और देवरानी ने एक बार भी उसे रात को रुकने के लिए नहीं कहा। वो निराश सी कार में बैठ गई। जिस देवर को छोटे भाई की तरह रखा, वह समय के साथ कैसे बदल गया। इन लोगों के लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, पर कोई मेरा न हुआ। घर आकर चाय बनाकर बैठी ही थी कि मुंबई से बेटे राघव का फोन आ गया। राघव कुछ नाराज सी आवाज में बोला, मम्मी, पापा गोवा गए हैं क्या? माधवी ने हामी भरी तो वह बोला, पापा ने मुझे एक फोन तक नहीं किया, मिलना तो दूर। और मां, वे किसके साथ गए हैं? मेरा दोस्त मनीष, पापा को जानता है। वह कह रहा था कि उनके साथ कोई महिला थी। जब मनीष ने पापा को दूर से अभिवादन किया तो वे उठकर बाहर चले गए। बेटे की बात सुनकर माधवी बोली, किसी दोस्त की बीवी होगी या टेबल शेयर किया होगा। बेटे से फोन पर बात करके माधवी तनावग्रस्त हो गई और रात भर सोचती रही। दिन काटे नहीं कट रहे थे। 2 बार वीरेंद्र को फोन लगाया पर फोन स्विच ऑफ था। अगले दिन उसने शहर में रहने वाली भतीजी को उसने अपने घर बुला लिया। वह वकील थी और बहुत बिजी रहती थी, फिर भी दोपहर बाद अपना लैपटॉप लेकर आ गई और यहीं से काम करती रही, साथ ही बुआ से बातचीत भी करती रही। माधवी ने अपने मन की दुविधा सौम्या को कह सुनाई। सौम्या बोली, बुआ जी, फूफा जी ऐसा कुछ करेंगे लगता तो नहीं है, पर आजकल कोर्ट में ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि कभी कभी शादी जैसे पवित्र बंधन पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। आप अपनी किसी हॉबी को फिर से शुरू करो। इस प्रकार खाली रहने से मन आशंकाओं से घिर जाता है। फिर भी कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद करना, मैं शहर में ही हूं। सौम्या की बात से माधवी का मन कुछ शांत हुआ। बुआ भतीजी मिलकर बाजार गईं, चाट पकौड़ी खाई। फिर माधवी ने अपना सालों पुराना हारमोनियम ठीक करवाया। सालों बाद सुर लगाने की कोशिश करने लगी, पर सुर ठीक से नहीं लग पा रहे थे। माधवी मायूस हो गई। भतीजी सौम्या ने समझाया, बुआ, कोई भी हुनर हो, सालों साल छोड़ दो तो यही होता है।
मन शांत कर अभ्यास करिए, सब हो जाएगा। अगले दिन सवेरे सौम्या चली गई और शाम तक वीरेंद्र भी आ पहुंचे। माधवी भरी बैठी थी। चाय देकर मौके की तलाश में बैठ गई। चाय पीकर वीरेंद्र सुस्ताने बैठे ही थे कि माधवी का रोष फूट पड़ा। वो बोली, क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप किन दोस्तों के साथ गोवा गए थे? सुनकर वीरेंद्र बौखला गए। बोले, क्यों? मेरे हर दोस्त को तुम जानती हो जो बताऊं? अपना पक्ष मजबूत करते हुए आगे बोले, तुम्हें सारे दिन किचन में रहना अच्छा लगता है, तो मैं भी घर में कैद हो जाऊं? माधवी आक्रोश से भर उठी। आपके सारे दोस्त तो यहीं थे, आप किसके साथ गए थे? राघव के दोस्त मनीष ने आपको किसी महिला के साथ देखा था। वह कौन थी? पोल खुलती देख स्वर को ऊंचा करके वीरेंद्र बोले, रही न कुएं की मेढक, तुम जैसी औरतों से तो बस दाल सब्जियों के मोलभाव करवा लो बस, बाहर की दुनिया क्या जानो। एक मित्र मिल गया था, उसकी पत्नी थी वह, समझी। वे आगे बोले, मेरी जासूसी करने से अच्छा है कुछ रहने सहने पहने ओढ़ने के तौर तरीके सीख लेती तो पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच खड़ी होने योग्य हो जाती। यह कहकर वीरेंद्र बाहर निकल गए। माधवी के स्वाभिमान पर गहरी चोट लगी थी। बेबसी पर आंसू छलक आए। आहत सी वह डिनर बनाने लग गई। रात के 12 बज गए, पति का अता पता नहीं था। माधवी समझ गई कि दाल में कुछ काला है। थोड़ी देर में वीरेंद्र आ गए, कपड़े बदल, तकिया उठा, दूसरे बेडरूम में चले गए। माधवी रात भर अपने बेडरूम में लेटी सोचती रही। समय के साथ मैं ही न बदली, सब बदलकर उससे दूर हो गए। अब अपने को बदल के खुद को पति के मुकाबले का बनाऊंगी। ऐसा तो संभव ही नहीं है। पूरी रात माधवी ने रोते हुए काटी। फिर सवेरे उठ किचन में लग गई। वीरेंद्र बड़े बेमन से नाश्ता कर ऑफिस निकल गए। माधवी ने पति की अटैची खोली और कपड़े धोने के लिए निकालने लगी तो अचानक वीरेंद्र के टॉवल में से एक पीला सिल्क का कपड़ा गिरा। माधवी ने उस कपड़े को अपनी अलमारी में रख दिया। शाम को जब चाय पीकर वीरेंद्र टीवी देखने लगे तो माधवी भी वहीं आ गई और बोली, आपको जो दोस्त की पत्नी वहां मिली थी वह क्या अपना ये कपड़ा भी आपकी अटैची में डाल गई थी? यह कह उसने उस कपड़े को उनके आगे रख दिया। कपड़े देख वीरेंद्र शर्मिंदा हो गए पर ऊंची आवाज से माधवी को डांटने लगे। लेकिन जब बदले में माधवी ने खरी-खोटी सुनाई तो स्वर बदलकर बोले, देखो माधवी, तुम मेरे योग्य न कभी थी न भविष्य में होगी। तुमने सारी जिंदगी किचन में गुजार दी। अब मैं अपने अनुसार जीना चाहता हूं। मैं तुम्हें घर से जाने को नहीं कहता, जैसे पहले रहती थी रहती रहो, पर मुझे मेरे अनुसार जीने दो। यह कहकर उठ खड़े हुए। माधवी बोली, मैंने तो अपना सारा जीवन आपके परिवार पर कुर्बान कर दिया, उसका कोई मोल नहीं। इस पर वीरेंद्र बोले, ये सब करने को मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। गरिमा मेरी पुरानी मित्र हैं, उन्होंने शादी नहीं की थी। वे और मैं बचपन से एक साथ पढ़े और बड़े हुए। पिताजी ने मेरी मंशा जाने बिना न जाने क्यों तुमसे मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मैं गरिमा का साथ चाहता हूं। यह सुनते ही माधवी के दिल में सैकड़ों तीर एक साथ घुस गए। बेहोशी सी आने लगी। किसी तरह लड़खड़ाती बिस्तर तक पहुंची और कटे पेड़ सी गिर पड़ी। 2 दिनों बाद रक्षाबंधन था। जितने भी परिवार के लोग थे बड़ी हवेली में ही सब आते और यहीं राखी मनाई जाती। वह बेताबी से रक्षाबंधन का इंतजार करने लगी। उसे पूरा भरोसा था सब उसी का साथ देंगे। उसकी सेवा और पूरे परिवार के लिए समर्पण किसी से छिपा नहीं था। बेटा राघव भी आने वाला था। वीरेंद्र की प्रेम कहानी उसी दिन सुनाई जाएगी। रक्षाबंधन वाले दिन सवेरे उठकर माधवी ने पकवान और खाना बनाकर रख दिया। देखते देखते सभी आ गए। राखी बांधकर बहनें नेक के लिए माधवी की ओर देखने लगीं, पर माधवी चुप बैठी रही। उसने देवरानी को भोजन परोसने को कहा तो सब हैरान रह गए कि 100 मनुहार से खाना खिलाने वाली माधवी को क्या हो गया। खाने के बाद माधवी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज सबके सामने अपनी एक समस्या बता रही हूं। कृपया मुझे आज इसका कोई समाधान बताएं। यह कहकर माधवी ने वीरेंद्र की सारी प्रेम कहानी आरंभ से अंत तक सुना दी। इस बीच न जाने कब वीरेंद्र उठकर बाहर चले गए। किसी को पता ही नहीं चला। कुछ देर कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर बड़ी ननद बोली, भाभी, इस उम्र में आपको भैया पर यही लांछन लगाने को मिला था। छोटी ननद बोली, भैया इतने बड़े ओहदे पर हैं, आप तो उनके पद की गरिमा भी भूल गई हैं। आप उनके सामने क्या हैं? उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, फिर भी भैया को आपसे कोई शिकायत नहीं है। माधवी नंदों की बातें सुनकर हैरान हो रही थी। तभी देवर बोला, भाभी,
मेरे राम जैसे भाई पर इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आई? देवरानी मुंह में पल्लू लिए अपनी हंसी को भरसक दबाने की कोशिश कर रही थी। बस राघव ही सिर नीचा किए बैठा था। अब माधवी का धैर्य जवाब दे गया। वह सोचने लगी, ये वही नंदें, देवर और पति हैं जिनकी सेवा में मैंने खुद को भुला दिया, जिनके लिए मैंने अपने संगीत और अपने रूप रंग की बलि चढ़ा दी। मेरे अस्तित्व और स्वाभिमान पर इतना बड़ा आघात। अपने गहने, कपड़े, सेवाएं देकर आज तक इनकी मांगें पूरी करती आई हूं। सब बहाने से उठकर जाने लगे तो माधवी तिलमिला उठी। बोली, तो सुनिए, आपके उसी राम सदृश भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आज मैंने भी उनसे तलाक लेकर अलग रहने का फैसला लिया है। माधवी को उम्मीद थी कि सब मुझे मनाने आगे आएंगे। अभी वह यह सोच ही रही थी कि वीरेंद्र की आवाज आई। आज सब राखी का नेग लेकर नहीं जाएंगे क्या? देखते देखते वीरेंद्र ने 500 रुपए के नोट की गड्डी निकाली। बहनों के साथ छोटी भाभी को भी रुपए दिए। नेग लेकर सब घर जाने को तैयार हो गए और माधवी मूर्ति की तरह बैठी रही। जाते जाते नंदें माधवी को गीता का ज्ञान देने लगीं। भाभी, आप बुजुर्ग हो गई हो, बेतुकी बातें बोलना छोड़ समझदार बनो। देवर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बोले, इस उम्र में तलाक लेकर पूरे खानदान का नाम रोशन करोगी क्या? और पत्नी का हाथ पकड़ निकल गए। राघव ही खिन्न सा बैठा रहा। सबके जाते ही घर में मरघट सा सन्नाटा पसर गया। राघव भी घर में आने वाले भयंकर तूफान के अंदेशे से बचने के लिए घर से बाहर निकल गया। अब माधवी और वीरेंद्र दोनों ही सांप और नेवले की तरह एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। माधवी अपनी सेवाओं और घर के लिए की कुर्बानियों की दुहाई देती रही, तो वीरेंद्र उसकी पत्नी के रूप में नाकाबिलियत के किस्से सुनाते रहे। वीरेंद्र ने आखिरकार सोचा, माधवी तलाक की गीदड़ भभकी दे रही है, जाएगी कहाँ? मायके में एक भाई भाभी रह गए थे। वे भी जायदाद बेचकर विदेश जा बसे। पढ़ाई लिखाई में न कुछ खास, न तो डिग्री ही है, न 45 की उम्र में कोई नौकरी के योग्य है। इसलिए माधवी से मुखातिब होकर बोले, जो जी में आए करो, तुम्हारी योग्यता तो बस किचन तक की है, यह तुम भी जानती हो। माधवी तिलमिलाकर बोली, मैं ग्रेजुएट हूं, संगीत जानती हूं। तुमने मेरे स्वाभिमान को ललकारा है और कुर्बानियों को नकारा है। अब क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? गुजारा भत्ता भी लूंगी और हवेली में हिस्सा भी। मेरा बेटा है, अपने दादा की जायदाद पर उसका भी हक है। यह सुन वीरेंद्र सन्न रह गए। पैर पटकते घर से बाहर चले गए। माधवी सिर से पैर तक सुलग रही थी। उसने सौम्या को फोन कर बुलवा लिया। सौम्या आ गई तो उसने सारी बातें कह सुनाई। सौम्या बोली, अच्छी तरह सोच समझ लो बुआ, एक बार तलाक की अर्जी लग गई, फिर लौटने पर किरकिरी होगी। माधवी बोली, सब स्वार्थ से मेरे साथ जुड़े थे, स्वार्थ खत्म होते ही दूर हो गए। तुम अर्जी लगा दो। राघव घर आ गया था और यह सब जानकर बोला, माँ, अकेले रह लोगी ना? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपके साथ अन्याय तो हुआ है, पर मैं पापा को भी नहीं छोड़ सकता। वैसे भी मम्मी, मैंने अपनी एक सहपाठिन से विवाह करने का मन बना लिया है। आप दोनों के पास आता जाता रहूंगा, शादी कोर्ट में करूंगा। राघव की व्यावहारिकता देख माधवी हैरान रह गई। काश उसके पास भी ऐसी व्यावहारिक बुद्धि होती तो वह समय रहते संभल जाती और अपनों से छली नहीं जाती। तलाक की अर्जी पर वीरेंद्र ने भी साइन कर दिए। वे गरिमा के साथ सुखमय जीवन के सपने देखने लगे। पहली पेशी पर जज द्वारा कारण पूछे जाने में दोनों ने खुलकर एक दूसरे की कमियों का बखान किया। जज ने समझौते के लिए 6 महीने का समय दिया। माधवी को 40,000 रुपए गुजारे भत्ते और हवेली के पिछले हिस्से में रहने का अधिकार मिला। बाद में विधिवत म्यूचुअल तलाक हो गया। वीरेंद्र गरिमा के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अब माधवी को अपने पराये की पहचान हो गई। सेवा भाव, परिवार के लिए त्याग, बलिदान की नाकामी का एहसास अच्छी तरह हो गया। सबसे बड़ी सीख माधवी को यह मिली कि इस जीवन में उसने अपने वजूद को, गुणों को, रूप रंग को दांव पर लगाकर जो फैसले किए वे गलत थे। चाहे जितनी सेवा कर लो, परिवार के लिए कुर्बानी दे दो, पर अपने वजूद को कभी भी दरकिनार न करो। अब वह अपनी बाकी जिंदगी को संवारने के लिए कटिबद्ध हो गई। 2 कमरे 4 लड़कियों को किराए पर दे दिए। रौनक भी रहेगी और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। कॉलेज के रिटायर्ड संगीत सर के घर जाकर नियमित रियाज करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद संगीत सम्मेलनों में अपने गुरुजी के साथ जाकर शिरकत भी करने लगी। समय का पहिया आगे निकल गया था।
एक दिन माधवी एक संगीत प्रोग्राम में जजमेंट करने आ रही थी कि उसकी कार लाल बत्ती पर रुक गई। कार की खिड़की से बाहर देखने पर सड़क पार किसी डॉक्टर के क्लिनिक से वीरेंद्र एक युवक का सहारा लिए निकल रहे थे। एकदम कमजोर हो चुके थे। आसपास गरिमा या कोई और नहीं था। तभी हरी बत्ती हो गई और गाड़ी आगे बढ़ गई। उन्हें ऐसी हालत में देखकर उसे लगा जैसे उन्हें उनकी किए की सजा शायद मिल चुकी थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।